हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 15 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट का नंबर 31 है और वर्कशीट क्लास 10th के लिए है। इसी सेम वीडियो में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए मिलेगा। पहले इंग्लिश मीडियम में हम एसएसटी करेंगे, फिर हिंदी मीडियम में एसएसटी करेंगे और उसके बाद हमारे पास इंग्लिश है जो दोनों में कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, The Idea of Nationalism by Frederick Sorry. In 1848, Frederick Sorry, a French artist, prepared a series of prints visualizing his dream of a world map of democratic and social republic, as he called them. तो 1848 में क्या हुआ था बेटा, जो फेडरिक था एक फ्रेंच का आर्टिस्ट, उसने क्या किया, उसने सीरीज़ ऑफ प्रिंट यानी कि कुछ प्रिंट्स निकाले जिसमें लोगों के ड्रीम और डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का जो लोगों का ड्रीम था उसको उसने विजुअलाइज़ किया, पिक्चर बनाई बहुत अच्छी सी, as he called them, जो उसको बोलता था। The first print shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. उन्होंने जो पहला पिक्चर आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो उन्होंने पहला जो हमारा एक फ़ोटो जो फर्स्ट प्रिंट उन्होंने निकाला, उसमें उन्होंने क्या बनाया, उसमें उन्होंने जो यूरोप के लोग हैं वो बनाए, सारे के सारे लोग थे उसमें, यूरोप के एंड अमेरिका के आदमी थे, औरतें थी, अलग अलग एजेस के, अलग अलग सोशल क्लासेस के, सब मार्च कर रहे थे। बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि रेल की तरह मार्च कर रहे हैं। और सब क्या कर रहे थे, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था बेटा, वो अपना उसको एक अपना होमेज देते हुए जा रहे थे। द स्टैचू बियर्स द torch of enlightenment in one hand and the other, and the charter of the right of men in the other. On the earth in the foreground of image lie and shattered remains of the symbols of the obsolete इंस्टीट्यूशन। उन्होंने बोला जो स्टैचू है बेटा, यहाँ पे ये जो स्टैचू बना हुआ है, तो इस स्टैचू के बारे में इन्होंने बोला है कि उन्होंने अपने राइट हैंड में क्या पकड़ रखा है, एक टॉर्च पकड़ रखी है इनलाइटमेंट की यानी कि ज्ञान की अपने एक हाथ में, और दूसरे में एक चार्टर पकड़ा हुआ है ऑफ राइट ऑफ मैन, जो इंसान के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं उनके बारे में। ठीक है, बिल्कुल एक ऐसी इमेज दिखा रखी है जो कि सिंबल है किसका, एक ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का, जो कि होना चाहिए। फिर बोला है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में आया था और वहाँ के नेशनलिज्म के बारे में। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो पहला एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, वो सबसे पहले जब रूस की क्रांति हुई, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, तब हुआ। जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे बेटा वो आए फ्रेंच, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। पहले वहाँ राजा का शासन था, मोनार्की था, और फिर सिटीजनशिप आने लग गई। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट एंड नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। बोला था लोगों की वजह से होता है भाई, कोई भी जो चेंजेस आते हैं वो लोगों की वजह से आते हैं। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. बोला है बेटा बहुत सारे चेंजेस आए जिससे जो लोगों की सोचने की और मेंटल नॉर्मल जो हेल्थ है उसमें बहुत सारे सुधार आए। वर्ल्ड ऑफ यूरोप, लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड था जो यूरोप का बेटा, उसमें बहुत चेंजेस आए। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द एमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। उससे क्या हो गया भाई, उसका रिजल्ट ये रहा कि भाई वहाँ पे नेशन स्टेट आ गया। पहले वहाँ पे क्या था, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक जो एम्पायर्स थे वो राज करते थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया। अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन कैन बी डेवलप्ड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। वो क्या करते हैं, लोगों के पास अपनी आइडेंटिटी, अपनी हिस्ट्री है। अब रीजंस ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्या रीजन थे बेटा, सबसे पहले ऑब्सोल्यूटिज्म था, फिर स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज़, लोगों की जो उदार आइडिया थे वो भाई बाहर आने लगे, लोगों को पता लगने लगा उसके बारे में। स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो पिक्चर आई थी उसके बाद जो स्लोगन थे भाई सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को छूट मिलनी चाहिए, ये सब बढ़ने लगा। रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, अब आपको पता है पढ़े लिखे लोगों की तो भाई सोच उस तरीके की होगी,
तो जो मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड वाले मिडिल क्लास थे, उनके नंबर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो अभी इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से यहाँ पे जो राइज़ हुआ नेशनलिज्म का यूरोप के अंदर। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, एक्सप्लेन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 वॉज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म एज इट अबॉलिश्ड मोनार्की। पहला क्लियर एक्सप्रेशन था बेटा नेशनलिज्म का, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, मोनार्की ख़त्म हो गई एंड हैंडेड ओवर टू फ्रेंच सिटीजन, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ नेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जियोग्राफिकल एरिया एंड कल्चर। पहली बार ऐसा हुआ कि लैंग्वेज, सिटीजन्स के वजह के लिए जो कल्चर है, जो जोग्राफिकल एरिया है, जो लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे क्या हुआ, वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं भाई उनको राइट्स मिलने लगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एब्सोल्यूटिज्म, व्हाई डू दे रिमेन इन द शैटर ऑफ गवर्नमेंट। तो एब्सोल्यूटिज्म मीनिंग होता है कंप्लीट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट पावर। मतलब ऐसा है कि जो गवर्नमेंट की पावर्स होंगी वो अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे, कोई उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। यूजुअली इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और द डिक्टेटर, एक बंदे के हाथ में, एक पर्सन के हाथ में रहती है वो। मोनार्की इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। मोनार्की में भी तो ऐसे ही होता है, राजा का शासन होता है। The remains lie shattered on the ground in front of the statue symbolizes the end of autocracy और absolutism। मतलब इसने इस जो सिंबल था, जो हमने देखा था कि भाई वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि ऑटोक्रेसी ख़त्म हो गई, ऑब्सोल्यूटिज्म ख़त्म हो गया, और वहाँ पे क्या हुआ, जो सिटीजन्स है बेटा उनको क्या मिल जाएगा, उनको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन द नेचर ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। बता है कि भाई जो यूरोपियन नेशनलिज्म आया था बेटा 18th और 19th सेंचुरी, उसका आपको बताना है। यूरोपियन नेशनलिज्म इमर्ज इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू सेवरल रीजन। बहुत सारे रीजन्स की वजह से, जो कॉमन हेरिटेज है, कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन लैंग्वेज है, वन कल्चर, वन आइडियोलॉजी, वन जोग्राफिकल रीजन, इन सब की वजह से क्या हुआ, इस सब की वजह से उनको बढ़ावा मिला। इट वॉज पॉलिटिकल एंड कल्चरल एज वेल एज मास मूवमेंट। पॉलिटिकल भी था, कल्चरल भी था, और मास मूवमेंट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे थे। फोर्थ है आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रिंस प्रिपेयर्ड बाय द फेडरिक सोविन। हमने पढ़ लिया था, तो क्या था, उन्होंने सीरीज ऑफ प्रिंस बनाए, ऑटोक्रेसी वुड एंड एंड डेमोक्रेसी वुड राइज, इसके ऊपर। अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो शोड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म और नेशन स्टेट थ्रू दिस पेंटिंग। तो उसने दिखाया कि भाई एक राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदी में देखते हैं सेम वर्कशीट। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमारा टॉपिक है। आपको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरीके से आया था, यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से आया था। तो चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद पर फेडरिक सायू के विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार एड्रिस सैरियो ने 4 चित्रों को की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो अपने शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी पुरुष स्त्री स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहे हैं बेटा। सब लोग एक रेल की तरह लाइन बना के वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्था से अस्वस्थ अवशेष बिखरे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, तो ये क्या था, 1848 में जो बेटा फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सायू, उसने क्या किया, उसने 4 चित्र बनाए और उन 4 चित्रों में दिखा रखा था कि किस तरीके से जो एकीकरण है, जिस तरीके से क्या है भाई, राजा का शासन था ना वहाँ पे, किस तरीके से उसका ख़त्म हो रहा है, लोग कितने बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। फिर 1789 यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल आए, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोक द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वो ही अपनी नियति तय करेंगे। अब 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप
कि बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज का उदय हुआ। राष्ट्र राज में न केवल सबसे जो उनके शासक थे वो, बल्कि जो नागरिक थे, अधिकांश नागरिक थे बेटा, उन्होंने भी साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अब है राष्ट्रवाद में उदय के कारण क्या क्या थे। निरंकुश शासक व्यवस्था, यानी कि जो शासक है उस पर जो एक बोलते हैं ना, जो मोनार्की थी, राजा का शासन था, उस पर प्रतिबंध लगेगा। उदारवादी विचारों का प्रसार, लोगों के विचार जो थे वो उदारवादी होने लगे। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लोगों ने लगाना स्टार्ट किया। और जो मध्य वर्ग थे बेटा, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटेड लोग आ गए। अभी क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली और स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट करिए। तो हमने पढ़ा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी बेटा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इससे फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी तथा पहली बार यह भाषा, भौगोलिक भाग और सांस्कृतिक के आधार पर राष्ट्र का गठन भी हुआ। अगला है निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे। तो निरंकुश शासक का अर्थ था जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। राजतंत्र निरंकुशवाद का उदाहरण है। प्रतिमा के सामने जमीन पर ध्वस्त अवशेष निरंकुशवाद अर्थात राजतंत्र के अंत का प्रतीक है। फिर अगला है 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। तो 19वीं शताब्दी में जो यूरोपीय राष्ट्रवाद कई कारणों के कारण उभर कर सामने आए, जैसे कि साझी विरासत, एक समान इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा और एक भौगोलिक क्षेत्र। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ साथ जन आंदोलन भी था। अगला प्रश्न है फेडरिक सायू के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो 4 चित्र थे बेटा, 4 चित्र बनाए थे उसने अपनी श्रृंखला के। उसमें जो निरंकुशवाद था उसका अंत और लोकतंत्र का फायदा दिखाया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्र राज्यों के गठन को भी दर्शाया। तो इस तरीके से हमने एसएसटी की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। चलिए इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं आज hello students, hope you all are safe and smiling. This worksheet onwards, let us try to hand on some structure of grammar like determiners, modals, subject verb, conquered, tenses, reported speech, ठीक है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी ऑन डिटर्मिनर्स इन आर्टिकल। अब आपके पास एक एक्टिविटी है। द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो विद मनी। पोस्टमास्टर ने हेल्प करी लेंचो की मनी में। जो पोस्ट ऑफिस था बेटा और जो अदर फैसिलिटी थी, पैसे भिजवा रही थी, सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर। अब बताओ क्या होगा। दिस इज़ हाउ आई डिड इट, जिस तरीके से मैंने हेल्प किया। अब माई विजिट टू पोस्ट ऑफिस दिखा रखा है। चलिए देखते हैं। I had to send dash money to my brother through the post office. So क्या होगा, some money or few money? Some money. To my brother through post office, dash told me that it was dash cheapest way of sending money. मुझे किसी ने बताया, तो someone told me that it is, सबसे cheap को क्या के साथ क्या आएगा, the cheapest way of sending money. Inside the post office I went to a counter मार्क्ड मनी ऑर्डर। एक मैं बैंक में गया, वहाँ पे काउंटर थे जहाँ पे मनी ऑर्डर लिखा था, मैं वहाँ पे गया। आई बॉट अ मनी ऑर्डर फ्रॉम बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट द काउंटर। मैंने क्या किया, मैंने मनी ऑर्डर ख़रीदा पैसे दे के। फिलिंग द एमओ फॉर्म वॉज ईजी। सम बॉक्सेस टू फिल इन द डिटेल्स। Dash details had to be completed, so all details had to be completed. I paid the amount which I wanted to send to my brother to the clerk along with the transfer charges. The counter foil of MO form was returned to me for my record. तो बेटा ये था, हमने पढ़ा है आर्टिकल डिटर्मिनर्स। बेटा हमेशा याद रखना ए और द। जब मैं स्पेसिफाई करूँगी, जैसे मान लो ये 3 विंडो है, अब मैंने बोलूँगी भाई अ विंडो, क्योंकि तीनों में से एक विंडो की बात कर रही है। बट अगर सिर्फ एक ही विंडो है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगी द विंडो ऑफ माई रूम, क्योंकि देर इज़ ओनली 1 विंडो इन एट योर प्लेस, ठीक है, इसलिए। अभी है देर आर 3 more methods through which one can transfer money to someone. Can use these method. One must have the account in a
एन अकाउंट इन द बैंक। चलिए अब क्या है, और भी कुछ तरीके होते हैं पैसे भिजवाने के। एक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जिसको क्या बोलते हैं, NEFT बोलते हैं। सो इसमें है कि कोई भी ट्रांजैक्शन 50,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी होता है। देयर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट। आगे है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसके अंदर कोई ब्लैंक ही नहीं है। एज अ टाइम सजेस्ट द पेमेंट इज़ इमीडिएट। सो मैं ये करती आ रही हूँ आजकल, जो भी पेमेंट है मैं वो इमीडिएट दे देती हूँ। तो चलिए आज की 10th की वर्कशीट हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।